आरएसएस के मुख्य भागवत उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। इसलिए मोदी जी को आजादी मिली 2014 में, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है। आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरे खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरे खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। अब हमारा ये कांग्रेस मुख्यालय उन शक्तियों से लड़ाई लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जो ऐसे विचार फैला रहे हैं। तो इसको तोड़ में हम लोग इस एक केंद्र का उपयोग करेंगे और आप सभी लोग इसके लिए तैयार है, मुझे आशा है। तो मैं और एक बात आपके सामने रखूंगा कि 28 दिसंबर सन 1885 को WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहले अधिवेशन से लेकर अब तक के सभी अध्यक्षों और नायकों को हम याद करना चाहिए। आपके आइडियोलॉजी पे, हमारे आइडियोलॉजी पे हम डटे रहते हैं, डटे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, आरएसएस के मुख्य हो, होम मिनिस्टर हो। आज जो कांग्रेस के वर्कर को सता रहे हैं और वो अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग उनके बगल में बैठते थे उनकी टीका भी शाह अपने अनेक जगह पे बात करते हैं। एक तरफ उन लोगों की तारीफ भी करते हैं, दूसरे तरफ उनको टोकते भी हैं। तो आज वो लोग भी परेशान है, भाई हमने इनसे तो गले लगा लिया, इन्होंने तो हमको दूर किया। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम जो किए हैं उसको लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। और
राजीव जी के समय संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी के लिए पंचायती राज और 18 साल की उम्र में वोटिंग के अधिकार जैसे ऐतिहासिक काम हुए। ये सब काम हमारे युवाओं को हम बताने की ज़रूरत है। आज जितने भी जो इंजीनियरिंग में इतना कंपटीशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी कोर्सेस के लिए, वो अगर किसी की देन है तो वो राजीव गांधी जी की देन है। हमको ये याद रखना चाहिए। पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा देश को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण कानून बना और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई काम हुए, जिससे जनता की ताकत बढ़ी। मैं यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना है। इसके लिए सबकी सहमति है, ऐसा मैं अपना ये करूँगा। तो ये सूचना भी मुझे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी कि ये करना ठीक होगा। तो इसीलिए कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सब का सम्मान हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद उनकी अहमियत सभी समझ रहे हैं। He had once said that history would be kinder to him. I would like to assure Dr. Saab that history is indeed very kind to you. उन्होंने जो कहा था उससे भी ज़्यादा आज लोग हिंदुस्तान, देश के बाहर सभी लोग प्रशंसा उनको कर रही है। इसीलिए मैं खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। जब कभी आप कोई किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है और सोना बन जाता है और देश के लिए भी वो उसका फायदा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, ना उन्होंने नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सोच के उस वक्त जो कदम उठाए उसका फायदा सारे देश को हो गया। और आज जब दुनिया में उनकी चर्चा होती है, दुनिया में जब उनका कौतुक किया जाता है, तो ये सारा क्रेडिट हमको ही आता है, आपको ही आता है। ये आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सारे देश को और विदेश में अपना नाम फैलाया। कांग्रेस ने 140 सालों में कई उतार चढ़ाव के पल देखे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना, पराजय हो तो मायूस नहीं होना है। तो जनता के बीच हमें लगातार संपर्क बनाकर एकता और अनुशासन के साथ उनके संघर्ष में भागीदार बनकर समाधान निकालना है। हम पर उनका विश्वास इसमें और भी बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सब ने देखा है। उनकी मेहनत और त्याग के बल पर इससे अभूतपूर्व सफलता मिली। संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना,
महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर सभी बुनियादी मसलों पर पूरे देश में इसने नई ऊर्जा पैदा की और जनता में जागृति आई। इसी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संविधान विरोधी ताकतें भी अब संविधान की बात करने लगी है। हमें भरोसा है कि पार्टी का नया मुख्यालय कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगा। जनता के हकूक के लिए लड़ते हुए हम कामयाबी देंगे। अंत में मैं उन सभी साथियों, खास तौर पर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, अहमद पटेल जी, इनको याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में विशेष भूमिका वो बनाए। प्रियंका जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने इस भवन को अंतिम आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन सब के प्रयासों का ये नतीजा है। और मैं पहली बार इस ऑफिस में आया हूँ, मैं देखा ही नहीं, लेकिन हमेशा तो प्रियंका जी कहती थी आप आके एक बार देखो तो देखो, बोले। मैं बोला कि मैं पूरा बनने के बाद ही अंदर आऊँगा, तब तक आप। तब उन्होंने हर चीज़ को कहाँ कहाँ कैसे जगह लगाना, इतिहास के जो भी कितने हमारे कहावत है या लिखा पड़े हुए हमारे चरित्र है, वो सब को लगाना और हर एक चीज़ का उन्होंने बारीकी से ध्यान देकर किया। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो काम किए हैं और उनके साथ रह के उनके इंस्ट्रक्शन को बोले, सूचना को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मनीष चतरथ और उनके साथी लोग भी ये जो बनाने में वो अपना सहकार दिए, उसके साथ मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जो L&T कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि थोड़ा बाकी भी देना है भी थोड़ा, इसीलिए तो मैं L&T कंस्ट्रक्शंस, आर्किटेक्ट और निर्माण में लगे सभी श्रमिक भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लेकिन उनका तो मैं ये कंपनी का तो धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कंपनी के CEO ने एक बात बताई कि 90 आवर्स काम करना चाहिए, ये इसका नहीं मानता मैं। ऐसे लोग भी है जो 90 घंटे काम करता है। अरे मजदूर 8 घंटे में काम करता है तो थक जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर ने ये फैक्ट्री एक्ट बनाते वक्त उन्होंने कहा था कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, और उसके बाद कोई 9 घंटे बोले, लेकिन इन्हों तो एकदम 12 घंटे 14 घंटे बोल रहे हैं। वो एक को छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं कंपनी को अपना धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है। और उन श्रमिकों को भी उनकी मैं तारीफ करना, क्योंकि धूल में, धूप में, और कोई हमेशा उनको अगर रक्षा भी नहीं है तो रात दिन ये काम किए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।